मुझे कोई किस्सा सुना सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि जो आपको लगा हो कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बहुत मस्ट है? हमारे एक ब्रांच मैनेजर थे, 18 मई को मैं उनसे मिलने गया, 2-3 दिन के बाद मतलब 2 जून को उनकी डेथ हो गई है ना। तो उन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ था 1 करोड़ का, है ना। तो उनकी फैमिली को वो अमाउंट मिल गया। इमोशनल लॉस को हम पूरा नहीं कर सकते, बट जो फाइनेंशियल लॉस, जो वो सैलरी अर्न करते थे या कोई उनके ऊपर लोन चल रहा है, तो वो उससे उन्होंने उसको वेव ऑफ करा दिया और आज वो एक मतलब पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। लोगों ने बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया, फिर उसके साल बाद या 2 साल बाद उन्होंने इंश्योरेंस लेने के लिए अपने आप को डेथ बोल दिया कि वो इंसान मर गया। तो ये सच्ची में होता है क्या? ये ऐसा कुछ केसेस आते हैं आपके पास? अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर है, तब भी हेल्थ इंश्योरेंस की जा तो आपका प्रीमियर बढ़ जाता है, या फिर आपको मिलते ही नहीं इंश्योरेंस? इसमें कितनी सच्चाई है? आपका जो प्रो या एजेंट या फिर जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है वो कितना जिम्मेवार होता है सही पॉलिसी के लिए? मैम, इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी रहती है जो चेक लेके जाता है। हम तो ये बोलते हैं अभी क्लाइंट ने तो चेक दे दिया, क्लाइंट का काम खत्म हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। पूरी दुनिया में हर चीज़ इंश्योर हो सकती है बस आपको पता होना चाहिए। जी, अगर इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमें ग्रेवियंस टीम को बात करनी है। उसके बाद फिर हमें जो क्लेम की उसकी टीम है उससे बात करनी है। उसके बाद फिर हमें जो है बीमा लोकपाल के पास जाना है। अगर वहाँ पे भी हमें जस्टिस नहीं मिलता फिर हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता, लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। हम अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पेट को, अपनी गाड़ी को कितना प्यार करते हैं, तो सोचते हैं कि ये इंश्योर रहे, ये हमारे पास रहे, सुरक्षित रहे, अगर कोई खर्चा आ जाए तो हम इजीली अफोर्ड कर पाए। आज मैं जिस गेस्ट को लेके आई हूँ, जिस व्यक्ति को लेके आई हूँ, वो इंश्योरेंस के प्रो हैं। वो इतनी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने आज तक लाखों में लोगों के इंश्योरेंस किए, इंश्योरेंस ही नहीं किए, वो उन लोगों के साथ इमोशनली अटैच भी हुए। उनके साथ जानेंगे कि इंश्योरेंस इतना क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस आपकी लाइफ को क्या वाकई बदल सकता है। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंश्योरेंस प्रो क्या होता है? इंश्योरेंस प्रो होता है जिसने, जैसे मतलब हम प्रो की बात करते हैं तो प्रो होता है एक नेक्स्ट लेवल। एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ इंश्योरेंस ही करते हैं, बट हम और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े होते हैं। हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनका फ्यूचर का चेक करते हैं, अभी इनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम फ्यूचर को भी फोरकास्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो देखते हैं भी कौन सा प्रोडक्ट इनके फ्यूचर को अकॉर्डिंगली वो इनके पोर्टफोलियो में फिट बैठ सकता है। तो प्रो का रोल यही रहता है भी हमें प्रो एक्टिवली उनका पोर्टफोलियो को चेक करना है और कहाँ पे क्या डेंट पड़ सकता है उसको प्रोटेक्ट करना है। सर, जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो हर इंसान चाहता है कि मेरा घर, मैं, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे पेट्स, मेरी हर चीज़, इवन के मेरा सोफ़ा, बेड, ईच एंड इवन के मेरे माइक्स, है ना, तो क्या ये सब चीज़ें इंश्योरेंस की जा सकती हैं? हाँ जी, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस की जा सकती है। जब मैंने 2005 में ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो हमें मतलब अराउंड उस टाइम पे 200-300 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। सुई से लेके जहाज तक हर एक चीज़ इंश्योर्ड हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं घर की, तो घर का जो ये हमारे एसीज़ हैं, लाइट्स हैं और ये माइक है, एवरीथिंग कैन बी इंश्योर्ड। सर, अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब फेमस इंश्योरेंस है ना। लोगों को लगता है कि जब लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है तो उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली बहुत ही सुरक्षित रह सकती है। वो मुझे उसके बारे में बताएं कि अगर मैंने इंश्योरेंस अपनी लाइफ का कराना है तो कब करवाना चाहिए और कैसे मुझे पता होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए सही है। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भी, मेरे को इंश्योरेंस कब कराना चाहिए। जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करते हो तभी आपको अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। और इसमें भी कई तरह के इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं। तो हम जो प्योर प्रोटेक्शन प्लान की बात करते हैं, प्योर रिस्क कवर प्लान की बात करते हैं, उसके अंदर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है जिसके अंदर आपका रिस्क कवर होता है। अगर कोई बच्चा 25 ईयर ओल्ड है और उसने अभी कॉलेज पास आउट किया और उसकी जॉब लग गई है,
तो जितनी उसकी मंथली सैलरी है उसका वो 200 टाइम 300 टाइम इंश्योरेंस रिस्क कवर ले सकता है। और उसमें जितनी अर्ली वो लेगा उतना उसका प्रीमियम इन फ्यूचर के लिए भी कम रहेगा और उस टाइम पे भी कम रहेगा। जितना वो डिले करेगा उतना उसको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जब प्रीमियर की बात हो रही है, अगर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस है वो 5 साल से शुरू हो गया है ना, और एक व्यक्ति का 60 साल से शुरू हुआ, उसमें क्या अमाउंट का फ़र्क रहता है? उसमें अमाउंट का फ़र्क रहता है, क्योंकि जितना हम एज ज़्यादा बढ़ता रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है उतना ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। ओह, इंश्योरेंस है जो लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं, क्या लाइफ इंश्योरेंस कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाते हैं? हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं। उसका मेजर रीज़न क्या रहता है? उसका मेजर रीज़न ये रहता है, जो इंश्योरेंस है ये जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये रहता है अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है जो आपने बताया वो मैंने सच मान लिया, पर जब ये झूठ मतलब में हमें पता लगे भी ये झूठ है कंपनी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो राइट नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी, और वो जब हमें कंपनी को ये साबित हो जाता है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो जाती है। जैसे कि आपने बोला कि इसमें कंपनी को जब पता चल गया कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी यानी कि उसके क्लाइंट ने वो गलत है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, मेरे व्यूअर्स को जानना है। वो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है कोई क्लाइंट का कोई पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ। जैसे अभी हमारे क्लाइंट थे वो बद्दी में जॉब करते थे, तो उनकी हमने पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो हमने पॉलिसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर दी। जब हमने पोर्ट की तो हमने उनसे पूछा भी कोई सर आपके फैमिली में मैम को कोई सर्जरी तो नहीं हुई? 4-5 बार हमने पूछा और उसके बाद हमने वो पॉलिसी कन्वर्ट करवा दी। पर जब उनका क्लेम आया उनके पैर के अंगूठे की हड्डी बढ़ गई। तो उनका जब क्लेम आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा भी आपका कभी कोई सर्जरी हुआ है या कभी आप हॉस्पिटलाइज हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरा तो ये घुटने का सर्जरी हुआ है। तो घुटने का सर्जरी हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा जी इसके आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। तो उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल जाके वो डॉक्यूमेंट लेके आया और वो उस टाइम पे उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो जब उन्होंने प्रोड्यूस किए तो कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने पूछा विनय जी ये क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो हमने कहा सर आपका कोई पहले सर्जरी हुआ था? कहते हाँ मेरा सर्जरी हुआ था। तो हमने कहा हमने आपसे पूछा था। तो कहते मेरे को उस टाइम पे याद ही नहीं रहा बताना आपको, मैं तो भूल गया था। तो इस वजह से वो क्लेम रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स जब मैंने इंश्योरेंस लेना है सर, तब भी मुझे ध्यान रखना है अपने और अपने परिवार का कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीज़ें मतलब बहुत स्पष्ट रूप में बतानी चाहिए, है ना। जब फिर बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, आप मुझे कोई किस्सा सुना सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि जो आपको लगा हो कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बहुत मस्ट है? लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं, मैं एनजे के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एनजे वेल्थ के साथ। तो हमारे एक ब्रांच मैनेजर थे जो कोविड में 2021 में एक्सपायर हो गए। ही इज़ 35 ईयर ओल्ड। सॉरी। और हम मतलब वो इतने क्लोज थे, दिन में 4 बार उनसे बात होती थी हमारी। तो 18 मई को मैं उनसे मिलने गया, 2-3 दिन के बाद मतलब 2 जून को उनकी डेथ हो गई, है ना। तो उन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ था 1 करोड़ का, है ना। तो उनकी फैमिली को वो अमाउंट मिल गया, और वो जो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ और उनकी जो डॉटर है छोटी, वो भी एक मतलब देखो इमोशनल लॉस को हम पूरा नहीं कर सकते, बट जो फाइनेंशियल लॉस जो वो सैलरी अर्न करते थे या कोई उनके ऊपर लोन चल रहा है तो वो उससे उन्होंने उसको वेव ऑफ करा दिया, और आज वो एक मतलब पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर आप अपने मरने के बाद ही, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, बहुत हार्ड है बट, कि आपके मरने के बाद या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली अगर सुरक्षित करना चाहते हो तो इंश्योरेंस मस्ट है ना। तो इंश्योरेंस में मैंने इंश्योरेंस लेना है तो वो मैं क्या क्या चीज़ें देख के लूँगी और कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है? इंश्योरेंस सबसे पहले अगर आपने लेना है तो आप पहले कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखो, कंपनी की बैकग्राउंड देखो। भी अभी हमारे मतलब अराउंड 25-26 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के अंदर हैं। LIC है, उसके बाद प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, और सारी जो है वो गवर्नमेंट से बैक्ड है। तो हमें ये देखना चाहिए जब भी हमने कोई इंश्योरेंस लेनी है लाइफ इंश्योरेंस, तो हमें ये देखना चाहिए क्लेम रेशो कितना है। अगर क्लेम रेशो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज का 99% क्लेम रेशो है, 98% क्लेम रेशो है, तो ये हमें देखना चाहिए। प्लस हमें ये देखना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। और कवरेज के साथ साथ ये इसमें अगर आप देखो भी
कुछ प्रीमियम भी होता है, प्रीमियम का भी कंपैरिजन हमें करना चाहिए भी कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, क्या उसके अंदर राइडर्स क्या अवेलेबल हैं। कई कंपनियां लाइफ डेथ कवर करती हैं, उसके साथ वो एक्सीडेंटल डेथ भी देती हैं और टोटल डिसेबिलिटी भी देती हैं, और साथ में ये राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लग जाता है। भगवान ना करे कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो उस जो पॉलिसी होल्डर है उसको वो पैसा कंपनी वन टाइम दे देती है भी आप अपनी जो भी आपको क्रिटिकल इलनेस है उसका आप ट्रीटमेंट करवा लें, और लाइफ इंश्योरेंस कंटिन्यू रहती है। फिर भी कंटिन्यू रहती है। यस सर, जब इंश्योरेंस की बात आती है ना तो हर व्यक्ति के मन में एक चीज़ आता है, कभी कभी मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि मैं थोड़ा सा पैसा भर रही हूँ और जैसे कोई 2100-2200 रुपये की किश्त भर रही हूँ सिर्फ, और मेरी बीमारी पे लग गए लाखों रुपए, या फिर मेरी डेथ के बाद मुझे मिलेंगे करोड़ों रुपए, तो वो पैसा कंपनी कैसे कमाती है? वो पैसा जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके प्रीमियम पे करते हैं, और सपोज जैसे जब हमें सिखाया गया ट्रेनिंग में तो ये था भी एक गांव में 1000 लोग रहते थे, तो उन्होंने सभी ने फंड इकट्ठा किया, और उस गांव में साल 2 साल 3 साल के बाद एक फ्लड आता था, तो वहाँ पे घर का नुकसान हो जाता था, एक घर पूरा या 2 घर पूरे उसमें वाइप्ड आउट हो जाते थे, तो वो पूरा जो गांव था उसका कंट्रीब्यूशन से वो घर दोबारा बन जाता था। ठीक है, पर ये नहीं पता होता था किसका वो घर वो होना है वाइप्ड आउट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का उसी बेस के ऊपर है भी, मतलब आप ये समझो भी लाखों करोड़ों लोग प्रीमियम पे करते हैं, और जो वो फंड इकट्ठा होता है उससे वो क्लेमेंट को पैसा दिया जाता है। मतलब बेसिकली एक बहुत ही समझदारी से चलाया गया सिस्टम है जिससे कोई भी इंसान भूखा ना मरे, मतलब किसी की डेथ के बाद या एक्सीडेंट के बाद, जब वो अपनी चीज़ों को सेफली रख सकें, है ना। जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है, कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इंश्योरेंस तो कराया था पर उसकी फैमिली को नहीं पता था, तो फिर आप तुरंत गए हों उस इंसान की जाने के बाद और उनको इंश्योरेंस दिलाया हो? हाँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। फैमिली को पता ही नहीं होता क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी से कितना, अगर वो जॉब कर रहा है कितने का कवरेज है, तो हमने ऐसे क्लेम्स दिलवाए हैं। उसमें जब हम जाते हैं उस फैमिली के पास मिलने जाते हैं तो वो उनको पता होता है भी ये पता नहीं कागज़ पड़े हो जी, ये देख लो ये क्या है। फिर हम एक एक पॉलिसी को चेक करते हैं, इसमें क्या कवरेज है, कब ये स्टार्ट हुआ, कितना इसको इंश्योरेंस है। फिर हमने उसमें से पॉलिसीज़ में क्लेम भी दिलवाए हैं, और वो आज जो फैमिलीज हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रही हैं। ओह, बहुत अच्छा सर। सर, एक चीज़ जाननी है, जैसे इंश्योरेंस करवाया किसी ने तो वो कब तक इम्प्लीमेंट होता है? कि जैसे सपोज करो इंश्योरेंस आज करवाया, उस इंसान की डेथ नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 30 डेज में या 40 डेज में या 2 मंथ बाद या साल बाद होगी, तो ये कब इम्प्लीमेंट होता है? जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो फर्स्ट डे से इम्प्लीमेंट हो जाती है। ओके। उसमें जब भी बंदे की पॉलिसी इशू होती है तो उस दिन से वो कवरेज शुरू हो जाता है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है अर्ली क्लेम। अगर कोई क्लेम 3 साल से पहले आता है, 3 साल से पहले कोई क्लेम आता है तो कंपनी उसमें इन्वेस्टिगेट करती है केस को भी, ये जब हमने पॉलिसी की थी तब ये बंदा हेल्दी था और हमने इसका मेडिकल भी कराया, हमारे हिसाब से डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर तो एक्सीडेंटल डेथ है फिर तो जस्टिफाई होता है। अगर कोई डिजीज से डेथ हुई है तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करता है जाके। वो अगर मैंने एक लाइव ऐसे इन्वेस्टिगेशन की थी, मेरा फ्रेंड एक इन्वेस्टिगेटर है, तो हम एक विलेज में गए, वहाँ पे एक डेथ हुई थी। तो हम पहले विलेज के डॉक्टर के पास गए भी, ये इनको जो ये हुई है डेथ, इन क्या बात होगी? कहते ये तो पिछले 4-5 साल से बीमार था। फिर हम जिस घर में हमने जाना था उसके 4 घर इधर 4 घर इधर और सामने वाले घरों में हम गए और हमने उनसे पूछा भी ये सामने ये बंदा रहता है, इसको क्या हुआ था, ये क्या कोई, तो उन्होंने सारी पिक्चर हमें क्लियर की। फिर हम जब जिस घर में हमने जाना, जिस घर में डेथ हुई थी, हम उस घर में गए। फिर हमने वहाँ पे जाके उन्होंने बोला भी आप हमें जो भी है वो सच सच बताओ, हम आपका हेल्प करेंगे क्लेम दिलवाने में। तो ऐसे करके इन्वेस्टिगेटर पूरी ऑन ग्राउंड जो जाके सारी इन्वेस्टिगेशन लेता है, मतलब सारी चीज़ें चेक करता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है, जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ वो हॉस्पिटल में उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईपीडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ से फैच करता है और कंपनी को प्रोड्यूस करता है। तभी ये जस्टिफाई होता है भी ये क्लेम राइट है या रॉन्ग है।
जब क्लेम राइट और रॉन्ग की बात आ रही है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने बहुत सा बात देखा है, मतलब बहुत न्यूज़ में आता है ये। न्यूज़ मैक्सिमम कुछ अलग एरियाज़ की रहती हैं कि लोगों ने बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया, फिर उसके साल बाद या 2 साल बाद उन्होंने इंश्योरेंस लेने के लिए अपने आप को डेथ बोल दिया कि वो इंसान मर गया। तो ये सच्ची में होता है क्या? ये ऐसा कुछ केसेस आते हैं आपके पास? ऐसे केसेस आते हैं, उस मतलब आते हैं कुछ लोकेलिटीज़ में या कुछ पिन कोड्स के ऊपर। वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने उसका प्रीमियम हाई रखा हुआ है, और वहाँ पे वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। जब कोई बंदा पॉलिसी लेने आता है हायर सम एश्योर्ड की, तो उसका प्रॉपर मेडिकल होता है, प्रॉपर हाई लेवल के उसके टेस्ट सारे होते हैं, उसकी घर की विजिट होती है, वो सारी चीज़ें कंपनी चेक करती है। और उसके बाद जब कोई ऐसा क्लेम आता है तो कंपनी अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये सारा काम देती है, भी आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके दो। सर एक चीज़ और, अगर मैंने इंश्योरेंस कराना है तो मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं? अगर आपने इंश्योरेंस कराना है, आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आपकी इनकम की जो ITR होनी ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हो तो आपका सैलरी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बोला कि इनकम करते हो, क्या इनकम पे मेरी इंश्योरेंस डिपेंड करती है कि मुझे इतने का इंश्योरेंस मिलेगा? यस, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है भी आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कितनी है। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना इनकम कमा रहा है ना, तो उसकी जो खर्चे हैं, फैमिली का लाइफस्टाइल है, अपना लाइफस्टाइल है, वो सेम उसके हिसाब से ही होगा। तो वो इनकम के अकॉर्डिंग ही उसको इंश्योरेंस देती है कंपनी। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी हो तो मैं 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा लूँ? ऐसा नहीं होता है। आपकी इनकम भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगती है। आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है, पहले फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है, फिर आपका मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी पे देती है। जैसे कि आपने बताया कि ऐसे नहीं होता, पर समटाइम्स ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जिनकी इनकम कम होती होगी पर इंश्योरेंस वो ज़्यादा लेना चाहते हैं और ले भी लेते हैं। उस केस में क्या होता है? उस केस में जब क्लेम आता है तब दिक्कत होती है। उस केस में जब हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने दे भी दिया रिस्क कवर, इंश्योरेंस दे भी दिया, बट जब क्लेम आता है तब दिक्कत होती है। तब दिक्कत ये होती है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई अर्ली डेथ क्लेम आता है, तो इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ को भी उसके जो क्लेम पे करने वाला होता है कंपनी में, उसके आगे रखता है भी ये हम गलती होगी या कोई गलत बंदा इन्वॉल्व हो गया, ये इंश्योरेंस हाई रिस्क हमने पे कर दी है, या उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेर फेर करके उन्होंने हमें इंश्योरेंस ज़्यादा ले लिया। तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो चेक कर। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक प्योर रिस्क पॉलिसी होती है, जैसे हम गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं वैसी होती है। इसमें पैसे वापस नहीं आते जो हम पे करते हैं कंपनी को। इन केस कोई मिस ऐप होती है, कोई इवेंचुअलिटी होती है, या कोई डेथ होती है वो पॉलिसी होल्डर की, तो जो कंपनी है वो जो इतने का उसने इंश्योरेंस लिया वो फैमिली को ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे कि आजकल जेनजीज काफ़ी एक्टिव हैं फाइनेंशियली, तो वो भी इंश्योरेंसेस करवाते हैं। क्या जेनजीज को भी इंश्योरेंस करवाना चाहिए? उससे उनके प्रीमियम में क्या असर पड़ेगा? मैम, जेनजीज की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एज 20-25 साल के बीच में है ना। तो जेनजीज अगर प्योर रिस्क पॉलिसी टर्म प्लान कराते हैं तो उनका प्रीमियम अर्ली एज में कम रहेगा। जैसे जैसे वो लेट करेंगे या लिंगर ऑन करेंगे तो उनका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, बिकॉज उनकी एज बढ़ती जा रही है। जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। सर इंश्योरेंस तो लोग करा लेते हैं क्योंकि एजेंट्स आ जाते हैं, जब आप तरह प्रो आ जाते हैं जो समझा देते हैं कि आपकी लाइफ में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, पर वो 1 या 2 अपनी किश्तें देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंश्योरेंस पे? क्या बीमा कंपनी को किश्तें देना बहुत ज़रूरी है? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे हम 1-2 साल के बाद भूल जाते हैं, तो इसमें एक तो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर कंपनी हमारा रिस्क कवर कंटिन्यू रखती है। मतलब जब हमारी किस्त ड्यू है 1 तारीख को, तो हमारी किस्त लेके अगले 1 पूरे महीने तक हमारा वो रिस्क कवर रहता है। उसके बाद पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाती है। भगवान ना करे उस टाइम पे कोई मिसहैप होती है तो फैमिली को कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। बट हम यही सुजेस्ट करते हैं, हम यही कहते हैं भी आप अपना ECS लगाओ ताकि आपको कभी भूले ही ना। और उससे पहले कंपनी भी इंटीमेट करती है क्लाइंट को, पॉलिसी होल्डर को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, ईमेल करती है, हम भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं भी आपका प्रीमियम ड्यू है, 1 महीने बाद ड्यू है, आप इसका तैयारी करो या इसको पे करने का इंतजाम करके रखो। तो आपको ECS करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही एक हमारा क्लेम आया था, एक हमारे क्लाइंट थे, हमने उनको पॉलिसी दिया हुआ था, तो उनका
वो बीमार हुए और उन्होंने प्रीमियम वो पे नहीं कर पाए, तो इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई। तो उनकी फैमिली ने हमें अप्रोच किया भी ऐसे ऐसे करके उनकी डेथ हो गई है शर्मा जी की, है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, देखते हैं बात करके कंपनी के साथ। तो कंपनी ने पॉलिसी बिकॉज लैब स्टेटस में थी, क्लेम तो नहीं दिया, बट जितने उन्होंने 7-8 साल के प्रीमियम पे किए थे वो सारे वापस कर दिए एज ए क्लेम। ओह, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा ना कि वापस कर दिए जितने उन्होंने भरे थे, पर उनको प्रीमियर नहीं मिला, है ना? उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। सॉरी, उनको इंश्योरेंस नहीं मिला, है ना? तो क्या अगर आप 7 साल बाद, 6 साल बाद, 15 साल बाद अगर आप अपनी किस्तें बंद कर देते हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता, तो सिर्फ आपको प्रीमियर मिल जाता है जो भी आपने भरा था, यस। इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ अगर आपकी पॉलिसी लैब स्टेटस में है, मतलब आपने प्रीमियम पे करना था, आपने नहीं पे किया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, रिस्क कवर खत्म हो जाता है उस टाइम पे। तो अगर इन केस कोई मिसहैप हो जाती है फैमिली में, तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हो भी आप हमें कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करो। तो वो कॉम्पनसेशन के वे में जो हमने प्रीमियम पे किया वो वापस उन्होंने किया था उस टाइम पे। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है, जब मूवीज़ में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो भी इंश्योरेंस कंपनीज उनको इंश्योरेंस नहीं देती, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, इसमें भी क्लॉज होता है जो इन केस कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और वो 1 साल से पहले उसकी सुसाइड कर लेता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। ओह, उसका रीज़न है बिकॉज जो सुसाइड है वो इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में 1 साल के बाद कवर होता है। ओके। अगर वो बंदा पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। और अगर 1 साल से पहले जैसे पॉलिसी ली, पहले 1 साल में वो उसका सुसाइड होता है तो वो क्लेम पेबल नहीं है। एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। जैसे कि एकदम से कोरोना आ गया था, है ना? उन दिनों में भी मुझे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले कि उनके रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पे आया था, वो कोई एक कंट्री या फिर एक जगह पे नहीं आया था। ये एक ऐसा प्रॉब्लम थी जो पूरी दुनिया फेस कर रही थी। उसमें कितनी सच्चाई है सर? मैम उसमें सच्चाई ऐसी है, देखो ये पेंडेमिक सिचुएशन कभी भी आ सकती है ना, कोई भी बीमारी फैल सकती है किसी भी टाइम पे, बट इंश्योरेंस कंपनीज उनको क्लेम को ऑनर करना ही पड़ेगा अगर वो जेन्युइन क्लेम है, ठीक है। अगर कोई इनजेन्युइन क्लेम है, कोई बीमारी पहले से है, हमने डिस्क्लोज नहीं की, हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, हमने वो डिस्क्लोज नहीं की, तो कंपनी का राइट बनता है क्लेम को रिजेक्ट करने का। तो जो हमने काफ़ी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, कोई भी कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती अगर हम उनको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करते हैं। जब आपने कंपनीज़ की बात की कि हम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, LIC पे लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, पर आज की डेट में प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंसेज आ चुके हैं। क्या प्राइवेट भी उतना ही सेफ है? हाँ जी मैम, प्राइवेट भी उतना ही सेफ है। LIC 1950 में आया था, है ना, तो इस करके लोगों के दिमाग में वो पुरानी कंपनी होने के नाते एक ब्रांड वैल्यू है। LIC ने काफ़ी अच्छा काम किया है पहले, है ना, और लोगों को अवेयर भी कराया भी इंश्योरेंस क्यों होनी चाहिए। और मतलब ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे LIC के लोग हैं, है ना, और ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट सेक्टर तो ये 2000 ईयर में अभी 25 ईयर हुए हैं, और इस करके आज अगर हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही है। वो भी जब हम इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लेते हैं तो हमें टैक्स की छूट मिलती है उसके अंदर, ATC के अंदर, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही है, ठीक है। प्लस जो इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्होंने इनोवेशन लेके आए इंश्योरेंस के अंदर, इन्होंने टर्म प्लान को इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने एंडोमेंट प्लान, इन्होंने जो है मनी बैक प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने ग्रंटेड जो ग्रंटेड रिटर्न वाले प्लान्स है वो इंट्रोड्यूस किए। तो कंपनीज LIC भी बढ़िया है, और जो अपना प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो भी अच्छी हैं। जैसे कि आपने मनी बैक पॉलिसीज की बात की, है ना, वो भी क्या लाइफ इंश्योरेंसेस में ही होता है कि मनी बैक भी हो जाएगी आपकी कुछ सालों के बाद और साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा? उसके बारे में बताइए। जो मनी बैक पॉलिसीज होती हैं और जो टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान तो प्योर रिस्क पॉलिसी होती है। मनी बैक पॉलिसी आप अपने लाइफ गोल के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हो। जैसे आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उसमें आप चाइल्ड प्लान ले सकते हो, जिसमें आपको जब बच्चा 18 साल का होगा तो कुछ अमाउंट आएगी, फिर 19 साल में कुछ अमाउंट आएगी, 20 साल में कुछ अमाउंट आएगी, 21 साल में जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तब एक लमसम अमाउंट आएगी। तो मनी बैक पॉलिसीज ऐसे सपोर्ट करती है। पीरियोडिकली हमें जो मनी बैक्स आते रहते हैं, उसका हम कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। हम अपने जो लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं, घर का जो डाउन पेमेंट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मनी बैक पॉलिसीज अच्छी पॉलिसीज होती हैं।
ओह, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया, साथ में आपको मनी बैक प्लान भी जी। मिल गया, है ना? पॉलिसी लेने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? जब हम पॉलिसी कोई लेना चाहते हैं, है ना, पहले तो हमें ये समझना भी जो वो पॉलिसी कोई भी वो जो एजेंट है या इंश्योरेंस सेल करने वाला बंदा है हमें क्या बता रहा है, क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो फुलफ़िल कर रही है तो वो क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या हम पॉलिसी में कौन से राइडर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये पॉलिसी की कैसे टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो हमें पढ़ना चाहिए। और जब पॉलिसी हो जाती है उसके बाद हमें जब पॉलिसी आती है वापस तो हमें फिर दोबारा उसको पढ़ना चाहिए, क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो राइट है, वो इसमें मेंशन भी है कि नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी लेने से पहले, और पॉलिसी लेने के बाद हमें वो पॉलिसी को चेक करना चाहिए। समटाइम्स एजेंट्स ऐसा भी करते हैं कि आपको ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, है ना, तो एक आधी प्रॉब्लम वो लिखना भूल जाते हैं, वैसे ही नहीं लिखते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, उसके कारण बाद में जो क्लेम है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। वो उस चीज़ में कितनी सच्चाई है? उस चीज़ में पूरी सच्चाई है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एजेंट को दी उसको मेंशन करना चाहिए प्रपोजल फॉर्म के अंदर। अगर वो उसने मिस कर दी या उसने उसमें मेंशन नहीं किया तो पॉलिसी जब होने के बाद आपके पास आती है, आप उस पॉलिसी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया मैंने ये चीज़ बताई थी, ये इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन इनको दी थी बट ही हैज़ नॉट मेंशन इन दिस पॉलिसी। तो आप उसमें एंडोर्समेंट करा के उसको मेंशन करवा सकते हो। ओके, उसमें मेंशन करा सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया पर उसके बाद मुझे कोई और इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस अपने लिए ज़्यादा बेटर लगा, पर मैं अपना एक उसकी जो किस्त थी वो भर चुकी हूँ, तब क्या उसको वो किस्त मुझे वापस मिल सकती है? अगर तो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इट डिपेंड अपॉन द पॉलिसी टू पॉलिसी। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, कोई आपने गारंटीड इंश्योरेंस प्लान लिया है या कोई आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया, मार्केट लिंक प्लान लिया है, तो जो मार्केट लिंक प्लान है उसके अंदर आपका जो अगर आपने एक भी प्रीमियम दिया है तो वो आपको रिफंड हो जाता है आफ्टर 5 ईयर। और जो आपने ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है उसके अंदर कुछ रिफंड नहीं होता है, ओह ये इसमें रहता है। सर, जैसे कि हमने कोरोना में देखा बहुत सारे लोगों का बिजनेस एकदम से बंद हो गया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो पॉलिसीज़ थी वो सिलेंडर कर दी थी। आने वाले टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या उनको अपनी सिलेंडर वैल्यू मिलती है? इसमें ऐसा होता है जब हम कोई बंदा प्रीमियम नहीं पे कर सकता तो उसमें वो दो कंडीशंस उसमें रहती हैं। एक तो वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, जो भी उसकी वैल्यू होएगी उसका 90% उसको पेएबल हो जाता है। एक हम इसको पेड अप स्टेटस में डाल सकते हैं। पेड अप में क्या होता है, जो भी आपका पॉलिसी है जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रो रेटा बेसिस पे रिड्यूस हो जाती हैं जितना आपने प्रीमियम पे किया है, उसमें आपका रिस्क कवर भी रहता है और जब पॉलिसी का मैच्योरिटी आएगा तो आपको मैच्योरिटी भी मिलेगा प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। ओके, मतलब बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको एडवाइज़र है या प्रो है उनको पता होना चाहिए, तो वो भी सिस्टमेटिकली सेट की जा सकती Yes, है ना? बिल्कुल। तो अगर आपको फाइनेंशियली कभी इश्यूज आ भी जाते हैं तब भी वो आप पॉलिसी अपने एजेंट के पास लेके जाएं। जी। समटाइम्स जैसे हमने कोरोना में ना लोगों को फाइनेंशियली डूबते हुए देखा है बहुत बैडली, तो क्या जब हमारा इंश्योरेंस हुआ है, हमने काफ़ी साल से हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्या उस पर मैं लोन ले सकती हूँ? हाँ मैम, आप लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ होती हैं जो LIC की पुरानी पॉलिसीज़ होती थी या प्राइवेट सेक्टर में ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हम बोलते हैं, उसके ऊपर आप लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें आपको मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट रहता है वो आपको पे करना पड़ता है और आपको लोन कंपनी दे देती है। सर, जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस है, क्या कोई फॉरेन से आया NRI हैं वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ मैम, NRIs ले सकते हैं बिकॉज जो फॉरेन में इंश्योरेंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो कंपैरेटिवली इंडिया में वो अगर लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी लोअर रहता है। तो NRIs इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और ये वर्ल्ड वाइड कवर रहता है। ओह, तो जो वो इंडियन ही होने चाहिए बैकग्राउंड से? हाँ, उसमें NRIs आ गए तो वो इंडियन ही होगा। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस हो सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ के? हाँ जी मैम, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस होती है। जैसे हम टर्म प्लान करते हैं तो उसमें भी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस रहती है। उसमें ये होता है इन केस भगवान ना करे हस्बैंड की कोई मिसहैप हो जाती है तो वो वाइफ को पैसा मिल जाता है और वाइफ की भी इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। बच्चों के लिए भी बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं जिसमें उनकी एजुकेशन, उनकी शादी सब कुछ कवर हो जाता है, वो क्या होते हैं? मैम वो चाइल्ड प्लान्स होते हैं, जैसे स्मार्ट किड पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें
अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उनके पेरेंट की वो रिस्क कवर हो जाता है। भगवान ना करे पेरेंट की कोई मिसहैप हो जाती है तो उस केस में एक तो जो बच्चा है फैमिली है, फैमिली को वो जितने का इंश्योरेंस उसने लिया वो कंपनी उनको पे कर देती है, प्लस उसके अंदर उनकी मंथली इनकम भी शुरू हो जाती है जिससे उनको एक सपोर्ट रहती है। प्लस जब बच्चा 18 साल का होता है तो उसको उस टाइम पे भी पैसा मिलता है, जब बच्चा 20 साल का होता है तब भी पैसा मिलता है, और जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता है तब भी पैसा मिलता है, और जब बच्चे की मैरिज होती है तब भी पैसा मिलता है। तो ये सारा कुछ एक ही पॉलिसी के अंदर कवर है। इसको स्मार्ट किड या चाइल्ड प्लान बोला जाता है। क्या ये जो जैसे आपने बोला कि इसमें इतना कुछ मिल जाता है आपको, तो क्या ये बहुत कॉस्टली होते हैं? नहीं मैम, कॉस्टली नहीं होती है इसमें, क्योंकि हमें रिस्क कवर भी है और हमें बाद में भी पैसा मिलना है। तो ये इसकी डिपेंड करता है एज के ऊपर, डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। इसमें ऑलमोस्ट आप ये समझो भी अगर कोई बंदा 50,000 रुपये देता है तो उसका 5 लाख रुपए का रिस्क कवर रहता है, 10x या 11x रिस्क कवर रहता है। सर अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ इंश्योरेंस की। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो और आपकी हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, एक उन्होंने किश्त भरी, 2 भरी और तीसरी बार छोड़ देते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ। इंडिया में ये माना गया कि हमें नहीं कुछ होगा, सामने वाले को हो सकता है। ये कितना सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। अभी हमारे साथ एक केस हुआ, एक हमारे क्लाइंट थे, ही वाज 65 ईयर ओल्ड, तो उन्होंने 62 साल में हमारे से इंश्योरेंस ली, 4 साल प्रीमियम पे किया। कहते ये तो पैसे ही ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने 65-70 हज़ार का प्रीमियम दिया, एक मतलब 4 साल में 2.5-3 लाख का हमें प्रीमियम दिया, और उनका जो रिस्क कवर था 50 लाख रुपए का रिस्क कवर हमने दिया हुआ था उनको। तो हुआ क्या, जब उन्होंने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा, 4 महीने बाद ही हार्ट अटैक हो गया। तो अभी वो क्लाइंट हमें कह रहे हैं भी आप हमारी इंश्योरेंस कर दो। तो हम कह रहे हैं अब नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपको अभी एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई है। तो जब तक क्लेम नहीं आता तब तक उस पॉलिसी होल्डर को उसकी अहमियत नहीं पता होती, और जब क्लेम आता है तब वो कहते हैं ये हमने डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारी लाइफ का। शायद ना इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि लोगों को लगता है मुझे नहीं कुछ होगा, सामने वाला ही बीमार है, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो अच्छी डाइट करता हूँ, तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। जब अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात चल रही है तो क्या कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जिनके ऊपर इंश्योरेंस नहीं हो सकता? हेल्थ इंश्योरेंस में जो डिजीज़ होती हैं, कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन है, जैसे कंजेनिटल डिजीज़ है जो बाय बर्थ हमें होती है, वो कवर नहीं होती है। और इसमें अगर हम उसकी बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो इसमें जो हार्ट में अगर होल है किसी के, वो कवर नहीं होता है, वो भी बाय बर्थ ही होता है। ज़्यादातर हमारे केसेस ऐसे हमने देखे हैं। और अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, वो उसमें कवर नहीं होता, उसकी एक अलग से पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उसमें वो कवर होता है। ओके। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो हमें क्या होता है कि हॉस्पिटल में कैशलेस बोल दिया जाता है, पर जब हम बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि पहले प्रूवल आने दो फिर आपको एडमिट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। जब मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं, है ना, 2 तरह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है। एक होता है एक्सीडेंट की वजह से, और एक होता है नॉर्मल कोई बीमारी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ। तो कोई भी जब क्लेम आता है, हॉस्पिटल मना नहीं करता है। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल ये कहता है भी आप हमें 5 या 10 हज़ार का सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दो, जो रिफंडेबल होती है। और जब हम प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, उसमें कैशलेस का एक प्रोविज़न होता है। आप 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दो। जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट दोगे तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को आपकी सारी डिटेल भेजेगा कि ये एक पेशेंट आया है ये ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो सारा उसका एस्टीमेट बना के इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको जब रिवर्ट करती है तो ये लिखती है भी ये बंदा इतने तक कवर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ये ऐसे ये प्रोसेस रहता है इसका। जैसे ना हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस की, मैंने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस होने से बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं लोगों की। वो बेचारे ऑपरेशन कराने जाते हैं या कुछ भी कराने जाते हैं, तो वो ये बात सोच के गए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बजट तो सेट नहीं किया होता, तो वो क्यों वो हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं? उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है रिजेक्ट होने का पॉलिसी, जब हम पॉलिसी करते हैं तो उस टाइम पे एक हमारी एज ए प्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है भी जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको राइटली उसके अंदर मेंशन करें। और अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं भी बताई है तो वो भी उसको उससे पूछें भी आपने कोई पिछले जब से आप आए हो, है ना, पैदा हुए तब से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई आपने ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, कोई आपकी फैमिली में मेडिसिन तो नहीं चल रही। तो ये सारी चीज़ें हमें वो पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करनी चाहिए। और अगर कोई उसमें
किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, किसी को बीपी डायग्नोज हो गया, तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। उनकी कस्टमर केयर पे एक जो डॉक्टर की फर्स्ट कंसल्टेशन होती है उसको वो मेल कर दे स्कैन करके, तब उस केस में क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे जो 99% रीज़न रहता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, भी जो चीज़ होनी चाहिए है, मतलब हमने राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ओके, जैसे कि आपने बोला कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। समटाइम्स ये होता है कि आपको शुगर अभी बनी नहीं होती है, पर अगले दिन आपके इंश्योरेंस लिया उसके 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद आपको शुगर होगी, या फिर ब्लड प्रेशर का कोई इश्यूज आ गए, तो फिर कंपनीज का क्या बिहेवियर रहता है? तो कंपनीज का बिहेवियर नॉर्मल रहता है। कंपनी ये कहती है भी जो भी आपके साथ कोई चैलेंज है आप हमें इन्फॉर्म करो, आप हमें बताओ। तो जब हम नहीं बताते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्लेम फिर कंपनी फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए डिमांड करती है भी आप हमें फर्स्ट कंसल्टेशन दो, आपने फॉलोअप्स दिखाओ, ये चीज़ें मांगती है कंपनी जब पहला क्लेम आता है। ओके। और अगर हमने वो पहली इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड किया तो हमें वो दिक्कत नहीं आएगी। एक इंश्योरेंस कंपनीज में एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि 24 आवर्स तक आपको हॉस्पिटलाइज्ड रहना जरूरी है, तभी आपको क्लेम मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मैम ऐसा नहीं है, अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने 2 घंटे की भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर दी है, और जो ये 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें डे केयर सारा कवर होता है। डे केयर में कुछ डिजीज़ हैं जो मतलब 2 घंटे से पहले भी उसमें हम 2 घंटे तक का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे ये ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रीटमेंट 24 घंटे में होता है वो 4 घंटे में हो जाता है, वो कंपनियां कवर करती हैं। ओके। एक चीज़ और, जब मैं इंश्योरेंस लेने गई है ना, तब तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, पर जब मुझे उसको क्लेम करना था तो मुझे बोला जाता है कि ये वाला रूम नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसा नहीं होगा, जबकि पहले मुझे जो मेरे एजेंट ने नहीं बताया होता। वो चीज़ें क्या आती हैं, वो डिफ़िकल्टीज क्यों आती हैं? मैम इसके अंदर हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज हमने पैसे खर्च किए हैं। जब आप पॉलिसी लेते हो है ना, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके घर पे आता है, आप उसको पढ़ें, उसमें क्या क्या कवर है क्या नहीं कवर है, जो आपको बताया गया वो कवर है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम होता है उसको उसमें एंडोर्समेंट कराने का या उसको वापस करने का। फिर इसमें आजकल क्या हो गया, जो 5 लाख तक की पॉलिसी है अगर हम कोई लेते हैं तो उसमें एनी रूम कवर होता है। आप कोई भी सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हो, उसका चाहे रूम रेंट 8,000 हो चाहे 10,000 हो। अगर हम 5 लाख से नीचे कोई पॉलिसी लेते हैं, 3 लाख की 2 लाख की, तो वो उसमें आपको 1% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर करते हैं। आजकल तो ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं, आप 25 लाख से ऊपर का अगर प्लान लेते हो तो आप सूट भी ले सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। ओह, मतलब बेसिकली आपको पॉलिसी पे ध्यान देना है, तब ही आपको ये सारा कुछ है। मुझे लगता है जब हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, तब जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतना ध्यान दे ही नहीं पाते। उन्होंने बस एजेंट के फेथफुल बिहेवियर से ही आपकी पॉलिसी उन्होंने बेच दी है आपको, और आपने खरीद लिया। आपको जब क्लेम करना होता है तभी इन सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। देखो मैम, अब हमने पैसे खर्चे हैं, ठीक है, और एजेंट भी गुड फेथ में करके गया। अगर एजेंट ने ऐसा कुछ गलत किया तो उसने अपना ट्रस्ट खत्म कर लिया, और वो दोबारा उस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और उसने शायद अपना 4 business लोगों loss- की और भी उसने अपना ही बिजनेस का लॉस किया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे क्लाइंट है, हम उनका इंश्योर करते हैं और हम उनको ये बोलते हैं भी ये जो इंश्योरेंस किया, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, भी जो मैंने आपको दिया है ये पूरा कॉन्फिडेंस से दिया, पूरा स्टडी करके दिया, कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं, क्लाइंट के पास मिलने जाते हैं, और क्लाइंट को जब हम मिलने जाते हैं तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जहाँ पे जब वो उनके रिलेटिव्स होते हैं वहाँ पे वो पूछते हैं जी ये कौन है, तो हम कहते हैं जी हम वो हैं जिन्होंने बिल पे करना है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम होगी हो, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी हो, और उनके घर से फ़ोन आ रहा है कि विनी जी आप आ जाओ फटाफट, तो आप पैसे भी ले आना, क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा 2-3 बार हुआ मेरे साथ। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका होली वाले दिन कोई साइड मार गई गाड़ी और उनके जॉ फ्रैक्चर हो गया। तो जॉ फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटल आए तो वो उन्होंने बात किया रिसेप्शन पे, वो कहते हैं जी हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। तो मेरे को फ़ोन आया, भैया ये तो एडमिट नहीं कर रहे हमें। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप रुको मैं आता हूँ। तो मैं जब गया हॉस्पिटल में तो मैंने उनसे पूछा भी आप इनको एडमिट क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला इनको, मैंने बोला
5,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने के लिए। तो मैंने उनको बोला 5,000 रुपया डिपॉजिट करो, कहते भैया 5,000 तो है नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूँ 5,000। तो मैंने उनको 5,000 रुपीज़ दिया और इमीडिएट हमारा वो उन्होंने उनको जो है एडमिट कर लिया और उनका सारा ट्रीटमेंट कर दिया। ओह, बेसिकली कई बार हॉस्पिटल आपसे सिक्योरिटी मांगता है, जैसे कि जैसे मैंने आपको पहले हाँ, बताया था, एक्सीडेंट केस में हॉस्पिटल आपसे सिक्योरिटी मांगता है 5 या 10,000 रुपये। वो बहुत ज़रूरी है ना। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो मैंने बहुत बार सुना था ये चीज़ कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर है, तब भी हेल्थ इंश्योरेंस की जा तो आपका प्रीमियर बढ़ जाता है, या फिर आपको मिलते ही नहीं इंश्योरेंस। इसमें कितनी सच्चाई है? मैम इसमें सच्चाई थी, पहले कंपनियां 4 साल का वेटिंग लगा के ये सारी चीज़ें कवर करती थी, कुछ कंपनियां तो करती नहीं थी। बट अभी जैसे जैसे IRDA ने रूल्स को थोड़ा सा सॉफ्टन किया है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने इसके अंदर राइडर लगा दिए हैं, जिसमें ABCD राइडर बोलते हैं, अस्थमा, BP, कैरेस्ट्रोल एंड डायबिटीज़। ये फर्स्ट मंथ से कवर हो जाता है। आफ्टर 31 डेज़ के बाद ये इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा उसमें कवर होता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। और वो फिर हमें ये रहता है फिर क्लाइंट को भी, मेरा पहले मतलब 31 डेज़ के बाद मेरा ये कवर हो जाएगा। जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है। आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है ना, आजकल हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, आजकल ब्रेन को लेके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है ना, लाखों में होता है। क्या इंश्योरेंस कंपनी से मैं इंश्योरेंस ले सकती हूँ जब किसी को कैंसर हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, या फिर ब्रेन में कोई इश्यूज़ हो गए, बड़ी बीमारी होगी जिसको कहते हैं? जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम इसको क्रिटिकल इलनेस बोलते हैं। अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया हो 10 लाख का, उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई भी कंपनी उसको कवर नहीं देगी, ना उसको कोई कंपनी बढ़ाएगी। जितना उसका रिस्क कवर है वही चलता रहेगा। तो आप जब भी पॉलिसी ले रहे हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखो भी आप कितना सम एश्योर्ड, कितना इंश्योरेंस कवर ले रहे हो। आप अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो आप आज की डेट में 1 करोड़ का टॉपअप प्लान अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और 4 करोड़ 90 लाख का भी टॉपअप प्लान आज की डेट में अवेलेबल है, उसको भी ऐड करके अपने रिस्क कवर को बढ़ा सकते हो। पर बाद में कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। इट मीन्स जब आपने बोला कि बाद में कोई कंपनी नहीं देगी, तो आपके ख्याल में कौन सी एज में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है? मैम हेल्थ इंश्योरेंस तो फर्स्ट मंथ से ही मस्ट है। अब अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर कई बार उसको वेंटिलेटर पे रख देता है ना, तो उसमें हमने ये देखा है 10-10 लाख रुपए के बिल बनते हैं। तो आप जब पैदा होने से पहले ही आपका रिस्क कवर होना चाहिए भी। अगर कोई बंदा, अगर किसी क्लाइंट ने पॉलिसी ली है, उसको ये भी देखना चाहिए भी मेरा मैटरनिटी कवर है, मैटरनिटी के साथ जो बच्चा होगा उसका भी फर्स्ट डे से कवर हो। तो ऐसी भी पॉलिसीज हैं जो मैटरनिटी कवर करती हैं और बच्चे को फर्स्ट डे से कवर करती हैं। बेसिकली मुझे लगता है ना, ये जैसे कि आप प्रो हो इंश्योरेंस के, तो ऐसे लोगों से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा इंश्योरेंस कराते हो तो वो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी, है ना, अगर आप बिना देखे कराते हो। अब बात आती है, जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, तो जैसे टेस्ट होते हैं यूजुअली जो हमारे बहुत कॉस्टली होते हैं समटाइम्स, क्या वो भी कवर करती हैं? मैम इसमें टेस्ट कवर होते हैं, बट इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कवर होते हैं। ओके। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आप एनुअल बेसिस पे करवा सकते हो। कंपनी एक फीचर देती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का, वो 5,000 10,000 के वो कंपनी देती है, वो आपको पीरियोडिकली कराने चाहिए। और इसके अंदर अगर आपके कोई बड़े टेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे अभी हार्ट अटैक से पहले एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो कंपनी कवर करती है, उसके अंदर पेएबल होता है वो। अगर कोई बड़े भी टेस्ट आपने करवाने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं, और उसमें कुछ चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, कोई चीज़ डायग्नोज हो जाती है, तो कंपनी 30 दिन मतलब जो का खर्चा हुआ 90 दिन पहले का खर्चा सारा देती है, और 180 दिन बाद का भी खर्चा पे करती है उस केस के अंदर, अगर कोई आपने बड़ा टेस्ट कराया और उसमें डायग्नोज हो जाता है कुछ। इंश्योरेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ये इंश्योरेंस सिंगल होते हैं या फिर फैमिली के होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के होते हैं? जैसे कि मैंने अक्सर सुना है कि जो बेटियां हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं इंक्लूड कर सकती, जबकि बेटे कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अभी जैसे एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है एक फैमिली मेम्बर की, उसके बाद फ्लोटर पॉलिसी होती है। ओके। फ्लोटर में भी आप अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हो, आप अपने इन लॉज को ऐड कर सकते हो, और आप अपने मतलब जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनको ऐड कर सकते हो। ओके, इसमें अपने ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबको ऐड कर सकते हो। और ये मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसीज भी होती हैं, फ्लोटर पॉलिसीज भी होती हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी ये प्रोविज़न आ गया है।
सर एक चीज़ और, जब आपने कहा कि मदर इन लोग को, फादर इन लोग को, क्योंकि उनका और उनके बच्चों का तो एज गैप काफ़ी रहता है, तो प्रीमियम में भी इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? प्रीमियम बढ़ जाता है बिकॉज जो हम पेरेंट्स को जब ऐड करते हैं तो पेरेंट्स का जो एज रहता है वो हायर रहता है और उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट आप उसको एक पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। जैसे आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे अगर अपने लिए इंश्योरेंस लेनी है, मुझे फैमिली इंश्योरेंस लेना चाहिए विद पेरेंट्स, जहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चे का इंश्योरेंस लेना चाहिए, या सिंगल इंश्योरेंस लेना चाहिए? आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे? मैं तो प्रेफर करूंगा भी आप अपने फैमिली का प्लस अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस रिस्क कवर जरूर लो, बिकॉज अगर पेरेंट्स को भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमें पैसे जेब से लगाने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे भी हम पैसा देंगे, उस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अगर आज हमने आज ही इंश्योरेंस करा ली तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे सुकून भी रहेगा भी हमारे पेरेंट्स सिक्योर हैं, मेरी फैमिली सिक्योर है, तो उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे कि एमएनसी कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आजकल एक ट्रेंड है कि उनका जो कल्चर है कि वहाँ पे सब लोगों का इकट्ठा एक इंश्योरेंस हो जाता है, जिसके कारण लोग कहते हैं कि यार मेरा इंश्योरेंस तो हुआ है, अब मुझे कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, पर वो इतनी कम अमाउंट का होता है कि उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता। तो क्या अगर आपका एमएनसी कंपनी में इंश्योरेंस हुआ है, आपको फिर लेना चाहिए, या ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? मैम अगर कोई बंदा जॉब करता है एमएनसी में करता है चाहे लोकल कंपनी में करता है, अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस, तो एम्प्लॉय को ये पूछना चाहिए मेरा कितने का रिस्क कवर है और इसमें क्या क्या कवरेजेस हैं। अगर तो वो एडुकेट है, उसमें कवरेजेस हेल्दी हैं, है ना, सारा कुछ कवर्ड कर रहे हैं, कोई उसमें कैपिंग नहीं है, तो उसके ऊपर आपको टॉपअप लेना चाहिए। ओके, टॉपअप पॉलिसी होती है, जैसे मैंने आपको बोला 1 करोड़ रुपए का टॉपअप हो जाता है, 5 करोड़ का भी टॉपअप हो जाता है। ओके, प्लीज़ टॉपअप को क्लियर करो कि क्या होता है? टॉपअप ये होता है किसी ने अगर 5 लाख रुपए का उसका रिस्क कवर चल रहा है कंपनी से, तो उसने 95 लाख का टॉपअप ले लिया, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें 40 लाख रुपए का खर्चा होना है, ओके, तो पहले 5 लाख जो आपकी बेस पॉलिसी है कंपनी से चल रही है उससे जाएंगे और 35 लाख रुपए आपकी टॉपअप पॉलिसी आपको सपोर्ट करेगी। ओके, तो ऐसे ये काम करता है टॉपअप, और टॉपअप का प्रीमियम भी बहुत कम होता है और ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। मतलब आपको उसके ऊपर टॉपअप लेना चाहिए, अलग से इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है? वो अलग से ही रहता है, टॉपअप अलग से ही होता है। और अगर आप अगर पॉलिसी स्टडी करते हैं और पॉलिसी में आप देखते हो भी मेरे उसमें कैपिंग है भाई, मेरी 3 लाख की पॉलिसी है, अगर कोई क्लेम आ गया 20% तो मेरे को जेब से देना पड़ेगा, तो आप अपनी एक इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अलग से लें प्लस टॉपअप ऐड करें। कभी ऐसा होता है कि इंसान ने इंश्योरेंस लिया, सब कुछ हुआ, पर फिर भी वो क्लेम लेने में नाकामयाब हो गया? ऐसा होता है, कई बार जेन्युइन क्लेम होते हैं, है ना, 1-आधा% जेन्युइन क्लेम भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें फाइट करनी पड़ती है। वहाँ पे हमारा रोल आता है एज ए प्रो, हमारा रोल क्या रहता है भी हमें उस केस को पहले ग्रेवियंस में हमें पुट करना होता है, फिर हमें क्लेम टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, उसके बाद अगर तब भी क्लेम नहीं मिलता है तो हमें फिर ओम्बड्समैन इंश्योरेंस के बीमा लोकपाल होते हैं, वहाँ पे हमें अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। ऐसा हमारा केस हुआ एक, तो वो उसका 98,000 रुपीज़ का क्लेम था। वो हमने पुट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए, हमने वो पुट किया जो बीमा लोकपाल में, तो 2 साल के बाद वो क्लेम पेबल हो गया। क्या जैसे आपने बताया कि बीमा लोकपाल में आपने पुट किया तो वो क्लेम आपका मिल गया आपको, है ना, तो क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी या फिर मैं नॉर्मल कोर्ट जाऊंगी अगर मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको इंश्योरेंस को लेके? अगर इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमें ग्रेवियंस टीम को बात करनी है, उसके बाद फिर हमें जो क्लेम की उसकी टीम है उससे बात करनी है, उसके बाद फिर हमें जो है बीमा लोकपाल के पास जाना है। अगर वहाँ पे भी हमें जस्टिस नहीं मिलता फिर हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। ओके, पहले हमें प्रोसेस से चलना चाहिए बेसिकली। सर हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, नेबरहुड होते हैं, तो उन सबको इंश्योरेंस कराना कितना ज़रूरी है? मैम देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली में हेड कर रहे हो और आपके 2 भाई हैं या 1 सिस्टर है ना, और वो एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं है, तो भगवान ना करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस केस में वो उनका जो सम एश्योर्ड है वो पूरा नहीं फुलफिल होगा, तो वो पैसे किससे मांगेंगे? वो पैसे आपसे ही मांगेंगे, क्योंकि उनको तो कोई दिख नहीं रहा। वो फिर आपको डिमांड करेंगे मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मेरे को 2 लाख चाहिए, तब आप मना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा आप उनका इंश्योरेंस ही करवा दो, 20-30 हज़ार रुपये में, 15,000 रुपये में उनका इंश्योरेंस ही करवा दो। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, मैं अपनी साली की बात करूँगा।
तो वो एक दिन आए 2016 में हमारे घर पे, हम हंस खेल रहे थे, तो मैंने वाइफ को बोला भी इसका इंश्योरेंस रिस्क कवर नहीं है, इनको इंश्योर करना है। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे तो कहते नहीं जी नहीं, हम नहीं कराना जी, हमारी नहीं मम्मी मानती, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी नहीं मानती तो हम कौन सा पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो मैंने देने हैं, मत देना पैसे, है ना। तो हमने उनका इंश्योरेंस कर दिया, ठीक है। 1 साल के बाद फिर जब रिन्यूअल की बात आई तो क्लेम नहीं आया पहले साल, रिन्यूअल की बात आई, फिर कहते जी नहीं जी नहीं, मम्मी नहीं मानती तो आप हमने नहीं करवानी है। मैंने कहा आप मत देना पैसे, मैंने पैसे जेब से दे के कर दी, आप मैं मांगूंगा भी नहीं, देना भी मत। तो 1.25 साल के बाद क्या हुआ, सुबह 4 बजे मेरी साली का फोन आया मेरी वाइफ को, भी आपने हमारी इंश्योरेंस की हुई है। रोते रोते तो मेरी वाइफ ने मेरे को हिला के पूछा इंश्योरेंस की हुई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते जी डॉटर है उनकी मतलब बच्ची है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, और 16 सेक्टर जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो उनका कोई रिलेटिव था एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में, उसने एक ही बात बोली, अगर तो इंश्योरेंस कराइए तो आना, अदरवाइज मत आना यहाँ पे। तो जब हमने बोला भाई आपकी इंश्योरेंस हुई है, तो उन्होंने 5 बजे बच्चे को उधर एडमिट किया और 6 दिन वो वहाँ पे रही, और उनका 3.25 लाख रुपए का बिल बना। तो उस दिन के बाद मेरे जो साडू साहब है या मेरी साली है, उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने अपने सारे परिवार का कवरेज लिया, अपने जितने भी नियर एंड डियर वंस है सबका कवरेज लिया। पर ना जैसे आपने बात बताई ये बिल्कुल सही है। लोग ना, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो बुजुर्गों के मन में वहम आ जाता है, क्यों अभी मरने वाले हो, ऐसी बात सोचते ही क्यों हो। या फिर जब हेल्थ के बारे में, हम तो चंगे पले हैं, आज तक चंगा पला खाने हैं, आगे चंगी हेल्थ है, मतलब वो उस चीज़ को नहीं सोचते जी। शायद फॉरेन कंट्रीज इसलिए ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ इंश्योरेंस की जाती है ना। मैम इसमें जैसे आपने बोला भी मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो रोज़ जिम जाता हूँ, मैं तो रोज़ सैर करता हूँ, है ना। तो ऐसे हमने केसेस देखे काफ़ी, जहाँ पे हम जाते हैं उनको समझाने के लिए भी आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ बनती हैं। तो एक ऐसी क्लाइंट थे हमारे, हमने उनको समझाया, ही वॉज 28 ईयर ओल्ड। तो जब हमने समझाया उसको 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। ऐसा ही केस और था, एक हमारे रिलेटिव थे, हमने उनको बोला भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनका एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने बाद हो गया एक्सीडेंट। वो कनाइटिक पे जा रहे थे, किसी गाड़ी ने हिट किया। तो जब हॉस्पिटल में थे तो वो उन्होंने मेरे को बोला, जब वो ठीक हो गया है, मैं हालचाल पूछने, कहती मैं विनय तेरे को सारे हॉस्पिटल में याद करती रही, भी तूने मेरे को कहा था भी तू आप ये इंश्योरेंस करवा लो, ये पता नहीं होता टाइम का कब कुछ हो सकता है। पर ना बहुत रेयर लोग हैं इंडिया में, बहुत कम लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं मेरे ख्याल में। अगर लेते हैं तो उनकी किस्तें नहीं भरते, या हम तंदुरुस्त हैं, हम अच्छे हैं, बस यही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि उनको फिर सही इलाज नहीं मिलता, या फिर उनकी फैमिलीज बाद में रूल जाती हैं। इसके लिए मुझे लगता है इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैम आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, जैसे हमारे लाइफ के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। जब मैं 13 साल का था तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे, तो हमने वो भी केस देखा, है ना। उसके बाद मेरे जो फादर इन लॉ है वो 2011 में एक्सपायर हुए, 2015 में मदर इन लॉ एक्सपायर हुए। तो ये सारे मेडिकल केसेस ही हुए सारे। तो ये सारी मेरी आंखों के सामने हुए, है ना। तो हमने देखा भी, जब मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी, उनको कॉलन कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उनके पास इंश्योरेंस भी कोई नहीं था, है ना। और ये 2 बहनें थी, तो मदर इन लॉ हमारे पास ही आ गए। तब हमारा 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ 2015 में, ठीक है। तब हमें समझ आई भी ये इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है ना, इसकी क्या वैल्यू है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम वो सिचुएशन को भी पावरफुली डील करते हैं। आज आप पीजीआई चले जाओ, वहाँ पे आप अगर वहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको पता है क्या होता है वहाँ पे। और अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हैं, और एक जो सिचुएशन आती है उसको भी पावरफुली डील करते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोला। कहते हैं ना, मेरा मानना ये है कि थोड़े थोड़े पैसे करके आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आज नहीं तो कल आपके काम आ जाएगा। अगर मैं तो कहती हूँ काम भी ना आ जाए, है ना, पर कम से कम आपको हौसला रहता है अपने जीवन के लिए कि चलो मेरे पास कुछ तो है। आपने अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाया क्या? हाँ जी, मैंने अपना बच्चों का इंश्योरेंस कराया हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास। अपना पर्सनल 1 करोड़ रुपए का बेस प्लान है, और मैंने अराउंड 1 करोड़ रुपए का टॉपअप प्लान भी लिया हुआ है, जो हर साल, जो मेरा बेस प्लान है, हर साल 1-1 करोड़ से बढ़ता जा रहा है। आप बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, तो क्या आपको लगता है कि सबको अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाना चाहिए? बच्चों का इंश्योरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे तो हमारे दिल का एक टुकड़ा होते हैं।
एक रियल इंसिडेंट है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरे बच्चे ने, जब मेरा बेटा 6 साल का था, तो उसने नाक में मोती डाल लिया। ओह। नाक में मोती डाल लिया तो मेरे को फ़ोन आया, जी बेटे ने नाक में मोती डाल लिया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब वहाँ पहुँच जाओ। तो हम वहाँ गए, तो मन में तो यही था भी अब नाक में मोती डाल रहे, सर्जरी होएगी तभी मोती निकलेगा बाहर, है ना। तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर ने उसको पकड़ा दोनों बाजुओं से और उसका किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मोती निकाल दिया। तो बड़ा रिलीफ मिला, अभी हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, 2-3 लाख रुपया लगना था वो नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी अक्सर हो जाती है। कई बार बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं, किसी ने कान में कोई चीज़ डाल ली, कान में मोती डाल लिया, कान में कोई ऐसी चीज़ डाल ली जिसे वो ऑपरेट कराना पड़ता है। बच्चों का कई बार पैर स्लिप हो जाता है, बच्चों का कई बार हेड इंजरी हो जाता है। तो अपने से ज़्यादा हमारे को बच्चे प्यारे हैं, तो बच्चों का तो सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति का ही ज़रूरी है, पर बच्चों का और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एनआरआई क्या इंश्योरेंस करा सकते हैं? हाँ मैम, एनआरआई हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर क्या वो LIC का भी करवा सकते हैं? LIC भी करवा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया पहले, लाइफ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, हेल्थ प्लान भी करा सकते हैं, चाहे वो फॉरेन के अंदर है चाहे वो इंडिया के अंदर है। उनको जैसे मेडिकल टूरिज्म हमारी कंट्री बनती जा रही है, किसी को डायग्नोज होता है फॉरेन में, वो ट्रीटमेंट इंडिया में कराने आता है। अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उसका कवरेज यहाँ पे भी वो वैलिड रहेगा। ओह, और इसका जो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, क्या इसका पूरे वर्ल्ड में कवरेज करा सकते हाँ हैं? मैम, इसमें पूरे वर्ल्ड में भी कवरेज होता है। इसमें एक ग्लोबल पॉलिसीज होती हैं जो इंडिया में भी कवर करती हैं और वर्ल्ड वाइड भी कवर करती हैं। हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जब ना हेल्थ इंश्योरेंस की बात चलती है तो कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स ही होते हैं जहाँ पे आपको मतलब ये फैसिलिटी मिलती है इंश्योरेंस की। ये कितनी सच्चाई है? सारे हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती है। मैम ये सच्चाई है। इसमें क्या होता है, कंपनीज का टाई अप्स होता है। ऑलमोस्ट जो भी मतलब इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, अराउंड 8-9 हज़ार हॉस्पिटल्स हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं वो उसके साथ टाई अप करती हैं और अपना जो भी उनका अग्रीमेंट होता है वो सारे उनके साथ करती हैं, और टाइम टू टाइम अग्रीमेंट को रिवाइज भी करती रहती हैं। कौन सा इंश्योरेंस बहुत अच्छा है? जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है तो मुझे कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस मैम हेल्थ इंश्योरेंस में सभी कंपनियां क्लेम देती हैं, बिकॉज हम सभी कंपनीज के साथ काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पर्सनली तो ICICI लोमबार्ड, टाटा जनरल इंश्योरेंस है, उसके बाद HDFC अर्गो का लाइफ प्लान आपने है। कौन सा इंश्योरेंस लिया मेरे है? पास नीवा बुपा का प्लान है, मेरी वाइफ के पास ICICI लोमबार्ड का हेल्थ प्लान है। ओके, क्योंकि लोगों को आप पे ज़्यादा फेथ होगा ना कि कौन सा इंश्योरेंस आपने लिया, वही हम वही continuous प्रोडक्ट करें। मैम अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डालते हैं जिसमें हमें कन्विक्शन होती है, जिसमें हमें ये पता होता है भी आने वाले टाइम में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ पे हमारी ऊपर तक बात होती है। अभी हमारी जो NJ इंश्योरेंस ब्रोकर है, इन्होंने एक सेंट्रलाइज क्लेम डिपार्टमेंट बनाया है, जिससे हमें किसी भी लोकल बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें बैक एंड में सपोर्ट करते हैं क्लेम लेने में। हम कोई भी हमारा कोई क्लेम जब ऐसे फंसता है तो हम उनको अप्रोच करते हैं, वो हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस बात करते हैं और हमारे क्लेम को रिसॉल्व कराने में हेल्प करते हैं। सर एक चीज़ बताओ, जैसे कि आप प्रो हो है ना इंश्योरेंसेस के, तो आपका वर्कलोड भी बहुत रहता होगा। सबसे बड़ा वर्कलोड होता है कि क्लाइंट्स को उनकी पेमेंट्स मिले, या फिर उनको इंश्योरेंस के जो पैसे हैं उन्होंने खर्चे हुए हैं वो मिले। समटाइम्स नहीं भी मिल पाते, कोई ना कोई रीज़न रहता है, तो कितना दुख होता है आपको? मैम ऐसा कभी हुआ नहीं कोई क्लेम आया और वो क्लेम पेबल ना हो। अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है तो उसमें हम क्लाइंट को ही फिर जिम्मेदार ठहराते हैं भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बट ऐसा कभी हुआ नहीं भी क्लाइंट का क्लेम पेबल होता है और उसको ना मिले। उसमें हमारी बैक एंड टीम है, क्लेम टीम हमारी इन हाउस है, वो हेल्प करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर शॉर्ट है, हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं भी कंपनी ये वाला डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड है, आप ये हमें प्रोड्यूस करके दो। अगर वो डॉक्यूमेंट, कई बार क्या होता है, जैसे एक हमारे क्लाइंट थे, उनका स्टोन जो है किडनी में स्टोन हो गया, तो क्लाइंट ने मेरे को बोला भी मेरे पास विनय जी टाइम नहीं है, आप ये डॉक्टर, आप इससे जाके मिलो, ये आपको डॉक्यूमेंट दे देगा। तो मैं पर्सनली जाके उस डॉक्टर से डॉक्यूमेंट लेके आया, फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी में डिपॉजिट कराए, तो वो क्लेम पेबल हो गया। ओह सर, जैसे कि होता है कि समटाइम्स होता है कि आपने बचपन से ही बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस लेके दिया है, पर वो जैसे जैसे बड़े हुए तो उनको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम होगी जैसे कि कैंसर या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसमें खर्चा भी बहुत है और मतलब रिस्क कवर भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर करती हैं या नहीं? मैम इंश्योरेंस कंपनी हर एक क्लेम पेबल करती है, चाहे वो बच्चे ने ली है, चाहे वो पेरेंट ने ली है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट ने ली है। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम देने में हिचकिचाती नहीं है, बट उसकी एक ही कंडीशन है, वो जेन्युइन क्लेम होना चाहिए।
एक चीज़ और, अभी अभी जैसे ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है इंश्योरेंस को लेके, कहीं ना कहीं फॉरेन का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है, तो अभी जो बुजुर्ग है वो भी चाहते हैं कि यार मेरा इंश्योरेंस हो जाए क्योंकि मैं सेफ़ हो जाऊँ, ये कितना सही होता है? मैम ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, कंपनीज भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। अभी एक हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो 120 साल तक की इंश्योरेंस, मतलब एज्ड बंदे को भी इंश्योरेंस दे देती है। ओह। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी चाहती हैं भी हम लोगों को इंश्योर्ड करें, और लोग भी चाहते हैं भी हम कंपनी से इंश्योर्ड हो, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ सर, इंश्योरेंस का तो हमने ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस, सपोज करो मैंने 10 लाख का लिया, पर 10 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दे दिए, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स ऐसी आई थी, क्या उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योरेंस करेगी या नहीं? हाँ मैम, ये अगर जैसे किसी ने 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसका फर्स्ट ईयर है, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो जाती है जिसमें 10 लाख ही लग जाता है, तो अगर हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और किसी और फैमिली मेम्बर को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी 10 लाख रुपए फिर उनको देती है। इस जो बेनिफिट को बोलते हैं रीस्टोर बेनिफिट बोलते हैं या रीसेट बेनिफिट बोलते हैं। तो ये हम अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं। अगर सपोज फर्स्ट मेंबर को 10 लाख की ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने ले लिया, फिर सेकंड मेंबर को ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने ले लिया, थर्ड मेंबर को ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने ले लिया, फोर्थ मेंबर को ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने ले लिया। ये अनलिमिटेड टाइम होता है, पर इसमें एक क्लोज होता है भी आपको 10 लाख की लिमिट तक की क्लेम पेबल होगा एक टाइम पे। ओके, मतलब एक टाइम में 10 लाख ही होगा, पर फिर भी वो 2 या 3 मेंबर का जो लिया हुआ है वो अलग अलग चलता रहेगा। यस। तो इसको आगे टॉप अप किया जा सकता है? इसको टॉप अप किया जा सकता है। आप टॉप अप प्लान ले लो एक अपना अलग से, 1 करोड़ का आप टॉप अप प्लान ले लो। और कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, 4 फैमिली मेंबर जा रहे होते हैं, चारों ही इंश्योरेंस में कवर होते हैं, तो उन चारों को क्लेम मिल जाता है फिर। ओके। सर, जैसे लोगों को आजकल ना अपने बच्चों से ज़्यादा कहते हैं पेट से बहुत प्यार है, क्या पेट का भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है? हाँ जी मैम, पेट का इंश्योरेंस होता है। आप एनिमल्स का इंश्योरेंस करवा सकते हो, जैसे डॉग का इंश्योरेंस होता है, कैट का इंश्योरेंस होता है ना। उसके बाद हर एक तरह का इंश्योरेंस होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप करवा सकते हो। सर, कैटल इंश्योरेंस होता है। एक चीज़ ना मैंने बहुत सुनी है कि अगर सांप काट जाए या फिर शेर से कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर नहीं करती है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सांप काट जाए तो उसको एक्सीडेंट बोला जाता है, मच्छर काट जाता है ना, वो भी डेंगू में कवर होता है। तो स्नेक बाइट इज आल्सो कवर्ड, एंड आपने जैसे शेर की बात की, वो भी उसमें कवर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है ओल्ड पॉलिसीज से अब न्यू पॉलिसीज काफ़ी डिफरेंट हो हाँ चुकी जी, हैं, अभी है ना? काफ़ी इनोवेशन आई है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उन्होंने क्लाइंट की नीड को अंडरस्टैंड किया और उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन होती आ रही है। सर, अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, है ना? किसी की अचानक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी डिसेबल हो जाती है, उसके लिए क्या इंश्योरेंसेस होते हैं? मैम अगर हम एक्सीडेंट की बात करते हैं तो एक्सीडेंट में पर्सनल एक्सीडेंट एक पॉलिसी होती है जो हमारी एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है। उसके बाद टोटल डिसेबिलिटी को कवर करती है, पार्शियल डिसेबिलिटी को कवर करती है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन होती है जो एक्सीडेंट की वजह से, वो कवर होता है। उसके बाद मैम इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें आप अपने जो होम लोन है उसको भी कवर करवा सकते हो। ओके। और ओडी लिमिट अगर आपकी कोई चल रही है वो भी आप इसमें कवर कर सकते हो। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है वो भी इसमें कवर होता है। और उसके बाद इसमें वीकली बेनिफिट मिलता है, जो हम बोलते हैं भी किसी कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है किसी कंपनी के अंदर और उसकी 2 लाख रुपए महीना सैलरी है, तो भगवान ना करे कोई उसकी फ्रैक्चर हुआ और उसको डॉक्टर ने 50 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट बोल दिया, ओके। तो उस टाइम पे कंपनी लीव विदाउट पे कर देती है, उसको सैलरी नहीं देती है। तो उस टाइम पे एक तो उसको सैलरी बंद हो गया, दूसरा वो काम नहीं कर सकता, तो 2 उसको डेंट पड़ गए। एक तो सैलरी बंद होगा, दूसरा उसका खर्चा बढ़ गया। तो अब इसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? तो इसको जो ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ये उसको वीकली बेनिफिट देती है 50,000 रुपये हफ्ते का। डॉक्टर ने 50 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला इंटू 50,000 रुपीज़, तो 25 लाख रुपया जो ये इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट है वो उसको क्लेम पे करेगी। इसको हम सैलरी की इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ओके। सर, एक चीज़ बताओ, जो हेल्थ इंश्योरेंस है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ये कैसे डिफरेंट है दोनों? हेल्थ इंश्योरेंस होता है मेडिकल इमरजेंसी, कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई कैंसर डायग्नोज हो गया, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, उस केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस काम करती है। भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट की वजह से
डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ उसमें कवर होता है, टोटल डिसेबिलिटी हो गया, किसी के एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ चले गए, ही इज अनएबल टू वर्क, तो कंपनी उसको उतना इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर देगी, ठीक है। या कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो ब्लाइंड हो गया या उसका एक पैर नहीं रहा, तो उस केस में जितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी हुआ वो कंपनी उसको पे करती है। जैसे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के ऊपर बात की, क्या इन दोनों में लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड किया जा सकता है? लाइफ इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैम, ये एक संपूर्ण सुरक्षा हमारा कॉन्सेप्ट है ना। उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्लान होना चाहिए और एक्सीडेंटल एक इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उसके बाद एक होम इंश्योरेंस भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। होम इंश्योरेंस पे ही बात करते हैं। जैसे कि ना मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगी थी जिसमें उनका पूरा घर ख़त्म हो गया था। तब सबने हमारा इंश्योरेंस उससे पहले हुआ था, पर मैंने जब बात की लोगों का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तो वो कितना रिस्की रहता है। जब घर के इंश्योरेंस की बात आती है तो उसमें क्या क्या इंश्योरेंस होता है और कितनी बड़ी किस्त देनी पड़ती है आपको? जो होम इंश्योरेंस होता है बहुत सस्ता होता है, लेस देन आप ये समझो 10,000 रुपये में ये होम इंश्योरेंस हो जाता है। और होम इंश्योरेंस में सबसे जो बड़ा कंपोनेंट रहता है वो फायर इंश्योरेंस रहता है, अर्थक्वेक इंश्योरेंस रहता है, STFI होता है, उसमें आता है भी कोई स्टॉर्म आ गया या फ्लड आ गया, वो भी उसके अंदर कवर होता है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं ना, ये तो बेसिक होता है। उसके बाद आप अपने घर के कंटेंट्स को उसमें इंश्योर कर सकते हो। आपका सोफा आ गया, आपका टीवी आ गया, आपका फर्नीचर फिक्सचर आ गया, उसके बाद आपके एसीज आ गए, उसके बाद आपका फ्रिज आ गया, उसके बाद आपके फैंस आ गए, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं होम इंश्योरेंस के अंदर। भगवान ना करे कोई फायर हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया, आपका एसी खराब हो गया, वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ, या एक केस हुआ था हमारे फैमिली के अंदर, हमारी अमृतसर में हमारी बुआ जी रहते थे, उनके घर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो है बिजली गिरी उनकी टंकी के ऊपर, टंकी के ऊपर बिजली गिरी, तो उस वजह से उनके घर के सारे एसी शॉर्ट हो गए। तो ये भी इसके अंदर कवर होता है। उसके अंदर एक और सबसे बड़ी चीज कवर होती है, लाइबिलिटी कवर भी होता है। लाइबिलिटी कवर में क्या होता है, आग तो मेरे घर में लगी पर नुकसान साथ वाले को भी हुआ, तो साथ वाला भी मेरे को सू करेगा भी मेरे को जो मेरा नुकसान है वो मेरे को पे किया जाए। तो ये जो है लाइबिलिटी कवर, ये होम इंश्योरेंस में भी कवर होता है। तो ये अलग अलग होते हैं ये भी, जैसे आपने बताया कि अगर साथ वाले को भी नुकसान हो गया तो वो भी पेएबल होता है। वो एक पैकेज पॉलिसी बनती है इसके अंदर, होम इंश्योरेंस इज अ पैकेज पॉलिसी। इसके अंदर जो बेस कवर होता है वो फायर का कवर रहता है, अर्थक्वेक का कवर रहता है, टेररिज्म कवर रहता है। उसके बाद इसमें ऑप्शनल कवर होता है, आप अपने फर्नीचर फिक्सचर को ऐड कर सकते हो, ग्लास प्लेट को, कोई ग्लास का शीशा लगा हुआ है, मतलब शीशा लगा हुआ है उसमें वो टूट जाता है, वो भी उसमें कवर होता है। एसीज लगे हुए हैं, उसके बाद मेरा जो सोफा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, या मेरा टीवी बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी सारा इसमें कवर हो जाता है। जब आपने टीवी सोफ़ा की बात की, तो जब हम बाय करते हैं ना, अगर कोई बड़ी कंपनी से आप सोफ़ा टीवी या फिर अपना एसी लेके आ रहे हो, तो उसी टाइम वो कहते हैं कि इंश्योरेंस करा लो, तो वो सही होता है? मैम उसमें वो इंश्योरेंस नहीं करते हैं, वो वारंटी को एक्सटेंड करते हैं भी। अगर कोई मशीनरी का ब्रेक डाउन होता है तो वो उसमें उसको कवर करते हैं अगले 1 साल के लिए। तो कंपनी की वारंटी होती है 2 साल के लिए, वो एक्सटेंड कर देते हैं। अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब शट डाउन ही हो गया, तो वो कवर नहीं होता है। अगर फायर होगी तो वो कवर नहीं होता है, वो नहीं होगा। पर जब इंश्योरेंस करा लेंगे तो ये सब कुछ कवर होगा। तो जैसे कि हमने ना घर की बात की, चीज़ों की बात की, सपोज करो किसी का एसी था वो जल गया या फिर उसको पूरी तरह डैमेज हो गया, तो कंपनी क्या देगी उसको बदले में? तो कंपनी एसी का जो उस टाइम का कॉस्ट होगा वो उसको पे करेगी। ओके, लाइक जैसे 1 लाख रुपए का एसी था, 1 लाख रुपए का एसी है, वो 4 साल आपने यूज किया, 4 साल के बाद जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करके बनती है वो आपको कंपनी पे कर देगी। जैसे आपने होम इंश्योरेंस की बात की, तो उसमें कैसे पेएबल होता है? होम इंश्योरेंस में जब हम करते हैं होम इंश्योरेंस, तो हम एसी का जो सीरियल नंबर होता है उसको लेते हैं और उस टाइम पे उसके अंदर वैल्यू डालते हैं भी क्या वैल्यू है ना। फिर जब कोई क्लेम आता है, सपोज फायर हो गया या कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई अपना फ्लड आ गया, है ना, उस वजह से कोई उसको डैमेज हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे जो वैल्यूअर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर आता है, वो उसकी जो चीज़ की वैल्यू को असेस करता है भी ये इतनी उस टाइम पे इतनी थी, आज इसकी ये वैल्यू है, तो वो डेप्रिशिएट करके हमें पेमेंट हो जाती है। ओके, जैसे घरों की कीमत तो बढ़ती रहती है, तो उसमें एप्रिसिएशन बढ़ जाती है। फिर घरों की कीमत बढ़ती रहती है तो उसमें हमें क्या करना रहता है, हमें जो अपनी बिल्डिंग है उसकी इंश्योरेंस करानी चाहिए। उसमें क्या होता है, प्लिंथ लेवल से ऊपर की स्ट्रक्चर की इंश्योरेंस होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की जो वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती रहती है, हमें टाइम टू टाइम अपने जो
होम इंश्योरेंस का रिस्क कवर है उसको असेस करके उसको बढ़ाते रहना चाहिए। एक चीज़ और, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में हमारा फ्लैट्स हैं जो कि 17 फ्लोर्स तक हैं। तो सपोज़ करो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अर्थक्वेक आ जाता है या कुछ बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है फ्लैट के साथ, तो मेरा इंश्योरेंस हुआ है पर बाकियों का नहीं हुआ, तो क्या होगा? क्योंकि पूरे टावर का नहीं इंश्योरेंस हुआ वहाँ पे। तो उसमें ऐसा होता है मैम, अगर आपने अपना इंश्योरेंस कराया हो तो आप अपने जो भी इंश्योर्ड है उसको क्लेम कर सकते हो। आपने अगर किसी ने आपके टावर में इंश्योरेंस नहीं कराया तो उसका जिम्मेदारी हमारा नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने आपका रिस्क कवर किया है वो आपको क्लेम पे करेंगे। फिर ये तो नहीं होगा कि इंश्योरेंस मिले ही ना? मिलेगा ना इंश्योरेंस, मिलेगा। आपने अपना इंश्योरेंस का रिस्क कवर कराया आपको मिलेगा। आजकल ना मैंने एक और ट्रेंड देखा है कि लोगों को जैसे गुच्ची, प्राडा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के बैग्स, वॉचेस लेते हैं तो उनका इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं। वो क्या चीज़ है? मैम वो इंश्योरेंस होता है, लॉस्ट इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर मेरी वॉच लॉस्ट हो जाती है ना, या उसमें कोई ख़राब हो जाती है। बट इसमें जैसे होम इंश्योरेंस में आप अपने लैपटॉप्स को भी इंश्योर करा सकते हैं ना, अपनी वॉचेस को भी इंश्योर करा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ये कर्टन है, कर्टन्स की भी इंश्योरेंस होती है। तो होम इंश्योरेंस में सारा जितने भी घर का सामान है सारा इंश्योर हो जाता है। मतलब पूरी दुनिया में हर चीज़ इंश्योर हो सकती है। बस आपको पता होना चाहिए जी। जब मैंने इंश्योरेंस लेना है, कोई भी इंश्योरेंस लेना है, मेरे दिमाग में 5 सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें कौन सी होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी बातें तो ये होनी चाहिए भी आप जिससे इंश्योरेंस ले रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट के अंदर, उसको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, और जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो पहले उसका आप बैक एंड पे होमवर्क करो भी मेरे को क्या क्या चाहिए। ठीक है। नंबर 3 मेरे को ये देखना उसमें सम एश्योर्ड एडिक्वेट होना चाहिए, अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 5 मेरे को जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो कॉन्टैक्ट में भी है कि नहीं है। और नंबर लास्ट जो है क्लेम रेशो कैसा है। ओके, वो बहुत ज़रूरी वो है जरूरी क्योंकि बाद में प्रॉब्लम तो क्लेम्स लेने में ही आती है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद लोग अपने आप में थोड़ा सा और बोल्ड हो गए हों, वो ज़िंदगी को और नज़रिए से जीने लग गए हों। मैम एक किस्से ऐसा, एक हमारे LIC के ही एजेंट हैं, तो वो एक बार रोड पे मतलब पुलिस वाला खड़ा था, तो वहाँ से वो जा रहे थे ना, तो पुलिस वाले ने उनको हाथ दिया और पुलिस वाला उनकी बाइक पे बैठ गया। तो पुलिस वाला उनको पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ पे अपने हायर ऑफिशियल्स को उन्होंने मिलवाया भी ये फलाना फलाना बंदा है, आप इनसे मिलो जी। तो उन्होंने पूछा भी कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो 1985 की बात है, तो उन्होंने कहा जी 5 लाख का तो कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भी आप परसों आ गए 5 लाख का कर जाना। तो वो परसों आ गए, तब परसों उन्होंने उनको 5 लाख रुपए का चेक दिया और वो उनकी पॉलिसी हो गई। बट जो इंश्योरेंस वाला बंदा था उसने सोचा नहीं था भी 5 लाख रुपए का प्रीमियम वो देंगे। उन्होंने तो यही सोचा था भी 5 लाख का रिस्क कवर होना चाहिए। तो जब उन्होंने 5 लाख रुपए का उनको चेक दिया तो उनका जो इंश्योरेंस था वो अराउंड 50-55 लाख रुपए का रिस्क कवर हो गया, और वो एक अच्छी पुलिस की पोस्ट पे काम करते थे। तो उनके ऊपर कुछ दिनों बाद टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो बच गए उस अटैक में। तो वो कोर्ट के अंदर उनका कोई केस था, तो वो जो जिन्होंने इंश्योरेंस किया था वो भी वहाँ पे उनको मिल गए। तो उन्होंने उनको थैंक यू बोला भी आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो उन्होंने कहा सर मैंने क्या किया ऐसा। कहते आप उस दिन आए थे, आपने उस दिन मेरे को 5 लाख रुपए का मैंने आपको चेक दिया था, उस वजह से मेरा 50-55 लाख का रिस्क कवर था। और जब टेररिस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मेरे बैक ऑफ द माइंड आया भी मेरे फैमिली को कोई टेंशन नहीं है, भी मेरी फैमिली सिक्योर्ड है, मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है। और कहता मैंने सारे बंदे भून दिए, सारे बंदों को मैंने डेड कर दिया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये एक मतलब जब कोई बंदा इंश्योरेंस या कोई रिस्क कवर लेता है तो उसकी बैक ऑफ द माइंड अपने आप ही पावर आ जाती है। क्यों आती है पावर? उसको ये पता होता है भी मेरी टेक केयर करने के लिए पीछे इंश्योरेंस कंपनी बैठी हुई है। ये बात ना बहुत सही बोली। कहते हैं ना पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब इंश्योरेंस लिया तो आपके अंदर हौसला ऑटोमेटिक बन जाता है कि मेरी फैमिली का पीछे ध्यान रखने के लिए उतना पैसा है कि वो अपना गुजारा कर लेंगे, है ना। कुछ ऐसे भी प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस में जिसमें हमें टैक्स का भी बेनिफिट्स होता है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोग जब इंश्योरेंस कराते हैं ना वो टैक्स के लिए ही करवाते हैं। मैम अभी जैसे हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो हमें ATC का बेनिफिट मिलता है जब हम
कोई प्रीमियम पे करते हैं ना, तो उसमें हमें 1.5 लाख रुपए का वो बेनिफिट मिलता था पहले। अभी सरकार ने जो रूल्स चेंज किए हैं तो उस वजह से वो अनलुक्रेटिव हो गया। अभी यूली प्लान्स है मैम, जिसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अपने नाम पे करते हैं या अपने बच्चों के नाम पे करते हैं, जो भी उसके विड्रॉल्स आएंगे, मतलब जब भी हम विड्रॉ करेंगे तो वो टैक्स फ्री हमें वो पैसा मिलेगा। वो 2.5 लाख रुपए तक की एक लिमिट है यूली प्लान के अंदर, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में 2.5 लाख की लिमिट है, जो हमें हेल्प करती है अपनी टैक्स प्लानिंग करने के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है 12.5% लॉन्ग टर्म। इस यूली प्लान्स के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम अपने अगर बच्चों के नाम पे लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद भी अगर विड्रॉ करेंगे तब भी उनको कोई टैक्स नहीं देना, सारा टैक्स फ्री पैसा उनको मिलेगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टैक्स में ही बहुत सारे पैसे चले जाते हैं ना। सर, जैसे कि बहुत बार स्पेशल चिल्ड्रंस का बर्थ होता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे इंश्योरेंसेस होते हैं? हाँ मैम, हम स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी गारंटीड इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं, जिससे हम उनकी जो फ्यूचर की लाइफ प्लानिंग है वो कर सकते हैं, ताकि एक स्टेज तक हम कुछ पैसा दें, 10-12 साल पैसा दें, उसके बाद उनको एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर मंथली इनकम के मोड के हिसाब से उनको पैसा आता रहे, ताकि वो एक अपनी सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर पाएँ और किसी के ऊपर वो डिपेंड ना रहे। हम इस शूटिंग करते करते मैं ये तो रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि जो वो ऐड आती थी ना कि इंश्योरेंस ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल मुझे लगता है ना, जो फॉरेन कंट्री का कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भागना चाहते हैं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ही है। लोगों को लगता है कि वहाँ तो इंश्योरेंसेज होते हैं, वहाँ तो वो ये नहीं सोचते कि इंडिया में भी इंश्योरेंस लेके उतना ही सेफली जिया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं लोगों को क्लेम से बहुत डर लगता है। उनको क्लेम से डरना चाहिए या नहीं? मैम, क्लेम से नहीं डरना चाहिए, बिकॉज देखो, भगवान करे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लेम आए ही ना, है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्लेम आ गया तो आपको जो आपका इंश्योरेंस करने वाला बंदा है ना, वो मतलब इतना एफिशिएंट होना चाहिए भी आपको प्रॉब्लम ही ना आए कोई, है ना, और वो सारा कुछ हैंडल कर ले। और देखो, अगर हम इंश्योरेंस किसी से बाय कर रहे हैं तो उस बंदे का ये प्राइमरी रोल है भी मेरे को क्लेम के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसी एक हमारे केस हुआ फैमिली के अंदर, हमारे रिलेटिव हैं, उनको उनकी जो डॉटर इन लॉ है उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, विनय तेरे को मिलना है। तो मैं कहा मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मिलने में, तो हम तो मिलने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मेरे को घर बुलाया, तो उन्होंने मेरे को कहा ऐसे ऐसे बात है, ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, अब क्या करना है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली भी आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रॉपर आपका रिस्क कवर किया हुआ है, 16-17 लाख रुपए का उनका रिस्क कवर था, और पिछले 2-3 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी ने इतनी सपोर्ट की है उस फैमिली को, और वो आज वो इस सिचुएशन को पावरफुली डील कर रहे हैं। कहीं ना विनय, आप ये समझो कि इसमें ना कहीं जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है, चाहे वो प्रो है चाहे एजेंट है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं मानती हूँ। ये इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपका जो प्रो या एजेंट या फिर जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है वो कितना जिम्मेवार होता है सही पॉलिसी के लिए? मैम, इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी रहती है जो चेक लेके जाता है। हम तो ये बोलते हैं भी क्लाइंट ने तो चेक दे दिया, क्लाइंट का काम ख़त्म हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। चेक देने के बाद काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज हमें भी ये रहता है भी हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ जुड़ा रहे, उसको जो हमने सर्विसेज कमिट की हैं वो उसको मिलती रहे, और उसको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। आज आपने ना इंश्योरेंस की बहुत ही डेप्थ में समझाया कि इंश्योरेंस ज़रूरी है, इंश्योरेंस ज़रूरी है, इंश्योरेंस सबको पता है ये चीज़, पर उसमें क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, उसको कितना अच्छे से रीड करना चाहिए, आपको जो इंश्योरेंस दे रहा है वो कितना फेथफुल है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी आज आपसे समझा। मैं ना अक्सर ये ऐड देखती थी, बड़े हंसी से कह देते थे कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के साथ भी रहती है, ज़िंदगी के बाद भी रहती है। शायद इस लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है इस उम्र में आकर, या फिर आपके साथ आज बातें करके, कि वाकई इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आपके किस्से सुन के कि इंश्योरेंस आपको कितनी ताकत दे देता है, इंश्योरेंस आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देता है। अगर कोई बीमारी आती है तो आप पावरफुली उसको लड़ सकते हो, आपको एटलीस्ट पैसों की टेंशन नहीं होती है। एटलीस्ट जो प्रॉब्लम आई है वो तो चलो आई है, पर एटलीस्ट आपको
पैसों की दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक इंश्योरेंस प्रो भी बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बस मेरे ख्याल में अभी लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अभी भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस का नाम लेते ही डर जाते हैं। उनको लगता है कि हमें क्या होगा, या तो उनको ये लगता है, या उनको लगता है कि आप इतना नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो। पर इन चीज़ों से निकल के हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आकर इंश्योरेंस ज़रूर करवाने चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आपने ना एक चीज़ ऐसी जानी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। शायद हम ना इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को इसको एजुकेशन में भी डालना चाहिए, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता होगा कि मेरे पास कम पैसे होकर भी मैं कल ज़्यादा इलाज करा सकता हूँ, मेरे पास कम पैसे होकर भी मेरा परिवार मैं सुरक्षित कर सकता हूँ, वो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के लिए लोग करते हैं पर एक किश्त दे के या 2 किश्तें दे के उसको छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप अपनी पॉलिसी लेने से पहले जांचें, परखें और अपने प्रो से, अपने एजेंट से बात करें और उसके बारे में पहले जानें कि वो कितना फेथफुल है। जब पॉलिसी आ जाती है तो उसको पॉलिसी को सिर्फ अलमीरा के लिए नहीं होती है, उस पॉलिसी को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, ताकि आप इंश्योरेंस के बारे में अपनी फैमिली को बता सको। एक सबसे बड़ी गलती जहाँ पे दुनिया में रहती है, इंश्योरेंस तो हम ले लेते हैं पर अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप या फिर अपने आसपास के लोगों को बताना भूल जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ अपनों के साथ अपने दिल की बात हमेशा साझी करें। अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ अपनी हर बात आप बताएं उनको, उनसे छुपाएं ना, क्योंकि कल आपको कुछ हो जाता है, हेल्थ को कुछ हो जाता है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।